नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी चीज की बात करते हैं। वह है कंपन यानी वाइब्रेशन और उसका हमारे शरीर और सेहत के साथ क्या गहरा नाता है। हम इस कनेक्शन को सदियों पुराने आध्यात्मिक ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस दोनों की नजरों से देखेंगे। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। यह बात सुनने में बड़ी गहरी लगती है ना? असल में यह उस बहुत पुरानी सोच की तरफ इशारा करती है कि यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड फंडामेंटली ध्वनि और कंपन से ही बना है। मतलब कोई भी चीज जो हमें आज दिखाई देती है, उसके बनने से पहले वो एक ऊर्जा थी, एक कंपन थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुराने जमाने में लोग इस बारे में क्या सोचते थे कि कैसे हमारा शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही लय में बंधे हुए हैं। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक बहुत ही बुनियादी आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। शब्द ब्रह्मा का मतलब है वो आदिम ध्वनि जिससे सब कुछ बना। इस सोच के मुताबिक चमकते हुए सितारों से लेकर हमारे शरीर के अंदर मौजूद छोटे से छोटे सेल तक हर चीज उसी एक कॉस्मिक साउंड वेव का ही एक अलग रूप है, एक अलग सुर है। और इसी सिद्धांत पर, इसी आइडिया पर बना है नाद योग। यह एक प्रैक्टिस है, एक कला है जिसके जरिए इंसान अपने अंदर और बाहर की इन ध्वनियों से जुड़ने की कोशिश करता है। इसमें ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में जाकर अपने अंदर के ब्रह्मांड को सुनने की कोशिश की जाती है। नाद योग के अभ्यासी जब ध्यान में गहरे उतरते हैं तो उन्हें यह अलग अलग तरह की आंतरिक ध्वनियां सुनाई देती हैं। अब यह जो ध्वनियां हैं, यह सिर्फ कोई रैंडम आवाजें नहीं है। माना जाता है कि हर ध्वनि चेतना के एक अलग और ज्यादा ऊंचे लेवल को दिखाती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह ध्वनियां एक के बाद एक सुनाई देती हैं, जो एक तरह से आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ने का संकेत है। और मजे की बात यह है कि यह सोच सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। आज भी यह हमारे बीच जिंदा है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। उसकी बुनियाद भी यही है कि हमारे विचार भी एक तरह की एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने आध्यात्मिक पहलू देखा, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। चलिए अब थोड़ा संशयवादी नजरिया अपनाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इन दावों के बारे में क्या कहता है, क्योंकि सच की खोज के लिए सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। तो नए जमाने की कई आध्यात्मिक विचारधाराओं का जो मूल दावा है वो यह है। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है ना? कि पॉजिटिविटी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और नेगेटिविटी मतलब लो फ्रीक्वेंसी। एकदम सिंपल। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर हम असल फिजिक्स की दुनिया में देखें तो यह तुलना ठीक नहीं बैठती। कम फ्रीक्वेंसी वाली एएम रेडियो तरंगे हमारे लिए बिल्कुल हानि रहित होती हैं, जबकि गामा किरणों जैसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं। तो विज्ञान में हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हमेशा अच्छा या पॉजिटिव नहीं होता। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर इसके पीछे का विज्ञान इतना सीधा नहीं है तो फिर इतने सारे लोगों को यह बातें इतनी सच्ची क्यों लगती हैं? कुछ तो होगा ना? इसका जवाब हमें विज्ञान की ही एक दूसरी ब्रांच साइकोलॉजी में मिल सकता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मनोविज्ञान में छिपा है, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। यह हमारी एक आदत है कि हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं, और जो बातें हमारी सोच के खिलाफ जाती हैं उन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इसी वजह से कई बार बिना वैज्ञानिक सबूतों के भी हमारी मान्यताएं और मजबूत होती चली जाती हैं। और यह बात इस पूरे मामले का सार है। किसी का अनुभव गलत नहीं है।
वह जो महसूस कर रहे हैं वह सच है, पर उस महसूस करने के पीछे जो वजह वह बता रहे हैं जरूरी नहीं कि वह भी सही हो। अनुभव और उसकी व्याख्या इन दोनों में फर्क हो सकता है। अब हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो शायद इन दोनों दुनियाओं अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक पुल का काम कर सकती है। एक ऐसा कनेक्शन जिसे आज विज्ञान नाप सकता है और समझ भी सकता है। तो फिर से वही सवाल, अगर यह सब सिर्फ विचारों का कंपन नहीं है तो क्या यह सब बस मन का वहम है, या फिर हमारे शरीर के अंदर वाकई कोई फिजिकल कनेक्शन है जो ध्यान और गहरी सांस जैसी पुरानी प्रैक्टिसेस को हमारी सेहत से सीधे सीधे जोड़ता है? चलिए पता करते हैं। मिलिए वेगस नर्व से। इसे आप शरीर का सुपर हाईवे समझ सकते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है जो दिमाग से शुरू होकर हमारे दिल, फेफड़ों और पेट तक कई जरूरी अंगों को कंट्रोल करती है। यह एक असली फिजिकल रास्ता है जो हमारे मन को हमारे तन से जोड़ता है। और यह इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब यह नर्व, यह सुपर हाईवे ठीक से काम नहीं करता, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लो वेगल टोन कहते हैं, तो हमारे शरीर में सूजन और तनाव बढ़ने लगता है। और यही सूजन आज की तारीख में कई बड़ी और आधुनिक बीमारियों की जड़ मानी जाती है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसे ठीक करने के तरीके बहुत ही सरल हैं और सदियों से जाने जाते हैं। गहरी धीमी सांस लेना या कान के कुछ हिस्सों पर हल्का दबाव डालना। जी हाँ, यह वही प्रैक्टिसें हैं जिन्हें सालों से मन और शरीर को शांत करने या कहें कि ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। चलिए अब एक और चीज देखते हैं जिसे विज्ञान नाप सकता है, और वो है हमारे दिमाग की तरंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी का आइडिया एक बार फिर लौट कर आता है, लेकिन इस बार पक्के वैज्ञानिक सबूतों के साथ। देखिए, हमारा दिमाग असल में एक बिजली का पावर हाउस है। यह लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता रहता है और इन्हीं सिग्नल्स के पैटर्न को हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। यह तरंगे हमारी मानसिक स्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। जब हम जागे हुए और एक्टिव होते हैं तो तेज, और जब हम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं तो धीमी। जैसा कि हम देख सकते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरंगे होती हैं। और गौर कीजिए, जो सबसे धीमी तरंगे हैं, थीटा तरंगे, वो गहरे ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ी हुई हैं। तो यह एक सीधा वैज्ञानिक सबूत है कि ध्यान जैसी प्रैक्टिस सच में हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को, हमारी चेतना की अवस्था को बदल देती है। तो अब तक हमने दो अलग अलग दुनियाओं की बात की, अध्यात्म की और विज्ञान की। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। क्या यह दोनों दुनिया एक ही सच की ओर इशारा कर रही हैं? इस नंबर को देखिए, 3.5 ट्रिलियन। यह सिर्फ अमेरिका का सालाना खर्चा है पुरानी और मानसिक बीमारियों पर। यह चौंकाने वाला आंकड़ा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें सेहत को बेहतर बनाने वाले हर उस तरीके को गंभीरता से लेना होगा जो कारगर और सुलभ हो। तो सार यह है, हो सकता है कि ब्रह्मांडीय कंपन जैसी बातें असल में एक रूपक हो, एक मेटाफर, लेकिन इन बातों से जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास निकले हैं, जैसे ध्यान, गहरी सांस लेना, उनका हमारे शरीर पर, हमारी बायोलॉजी पर एक ऐसा असर होता है जिसे आज विज्ञान देख सकता है, नाप सकता है। तो आखिर में यह सवाल बचता है, क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता असल में एक ही सच को बताने के दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग भाषाएं हैं? शायद सदियों पुरानी समझ और आज की खोज के बीच की दूरी उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं।